वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए सेट नंबर 4 लगाते हैं जो मार्क्समैन की सेट पैटी से ली गई है। दोस्तों, इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। जो लोग सीडीपीओ बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी सेट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, जो कि उनका दामाद था। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो दोस्तों, हड़प्पा संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों, अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज किया था? तो दोस्तों, वह वंश था तुगलक वंश, जिसने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज किया था। और तुगलक वंश का शासनकाल है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? तो दोस्तों, वह थी बुद्ध की प्रतिमाओं का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दोस्तों, वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बेरो। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया और इसका कार्यकाल था 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य को नींव रखी थी?
तो दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लॉटवेस्की तथा कर्नल अटकाट ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो दोस्तों यह हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बीहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्राह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों ब्राह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो दोस्तों गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरोध में किया था। प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह प्रयोग का ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया जाएगा। अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो दोस्तों एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? इन चारों ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में हो जाएगा सबसे लंबी अमेजन नदी, जिसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो दोस्तों वह देश है फ्रांस, जो कि क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से बड़े 6 देश हैं, जिनके नाम हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य तीनों नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? ऑप्शन थोड़ा नीचे दिया गया है, देख लेते हैं ऑप्शन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदिस अबाबा। लंदन, लिस्बन तथा अकरा का मानक समय समान है, क्योंकि यह तीनों जीएमटी मानक समय का उपयोग करते हैं, जबकि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा 38.74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जिसका समय ग्रीनविच मार्च समय के 2 घंटे 36 मिनट 26 सेकंड आगे है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नंदा देवी स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नंदा देवी शिखर बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात, जहां चांदी उपलब्ध नहीं होती है, जबकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा झारखंड यह तीनों राज्यों में चांदी उपलब्ध होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह देश है जापान। जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चात महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो दोस्तों वह क्षेत्र है प्राथमिक सेक्टर में। भारत के प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदी क्या है? तो दोस्तों मंदी है वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, FAO किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, काली मुद्रा क्या है? तो दोस्तों काली मुद्रा है यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है वह है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। बाकी सभी भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक नीति का उद्देश्य हैं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, स्फीति दबाव का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? तो दोस्तों इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, नीली क्रांति से तथा श्वेत क्रांति से। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है वह है जनसंख्या वृद्धि। बाकी सभी भारत के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य हैं औद्योगिक वृद्धि, रोजगार सृजन तथा आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था वर्ष 1985 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो दोस्तों वह कर है कृषि आय के अतिरिक्त आयकर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रश्नगत संघीय करों में से कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर संघ द्वारा कर लगाया एवं वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है इसका प्रयोजन क्या है?
तो दोस्तों इसका प्रयोजन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों का नियंत्रण करना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय समिति के द्वारा गठित की गई थी। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो दोस्तों यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में सन्निहित हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो दोस्तों वह राज्य है नागालैंड। नागालैंड राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है। भारत के वर्तमान में मिजोरम, दिल्ली एवं नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों यह शक्ति प्राप्त है संसद के पास। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति संसद के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 के तहत है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। अगला है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, यह भी सही है। अगला है, नदी बोर्ड एक्ट 1970, तो दोस्तों यह गलत दिया गया है। नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। और अगला है, राष्ट्रीय जल नीति 1987, यह भी सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ध्वनि तरंग, जो कि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, जबकि रेडियो तरंग, एक्स तरंग तथा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा है? तो दोस्तों मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही।
अगला प्रश्न देखते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार। तो दोस्तों जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है और इसका सूत्र है Na2CO3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राइबोजाइम होते हैं। तो दोस्तों राइबोजाइम होते हैं RNA। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो दोस्तों यह संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। तो दोस्तों लोहे की सुई पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग उस ताप के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है 4। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ प्रोटॉन दिया गया 2 और न्यूट्रॉन दिया गया 2, 2 + 2 यानी कि 4 आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर पर तापक्रम। तो दोस्तों मानव शरीर पर तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिनको भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। 61 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और यहाँ की राजधानी ढाका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को और 1946 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक में से लिया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी लेस्ली क्लॉडियस ने किस खेल में देश का नेतृत्व किया है? तो दोस्तों वह खेल का नाम है एथलेटिक्स में। भारत के प्रसिद्ध लेस्ली क्लॉडियस ने एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और यह 5 सदस्य के नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, छऊ किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों छऊ नृत्य है
ओडिशा राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है CO2। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है और इसकी राजधानी कुआलालंपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रिकेट खेलने वाले किन देशों के बीच एसेज के लिए भिड़ंत होती है? तो दोस्तों यह भिड़ंत होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। एसेज 5 टेस्ट मैचों की एक रोमांचकारी श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1882 ईस्वी से खेली जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रुनई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? तो दोस्तों ब्रुनई सदस्य है आसियान राष्ट्र समूह का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शालीमार बाग स्थित है श्रीनगर में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है धुआं एवं कुआसे का, वाहनों से निकलने वाली गैस का तथा जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। थैंक यू।